सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर, दो अहम इशू जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पहला इशू तो प्रधानमंत्री मोदी की चाइना यात्रा से जुड़ा हुआ है। एसयू समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी चाइना में हैं, शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है और भी कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें वहां पर हुई हैं। लेकिन 6-7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का चाइना का ये दौरा आफ्टर गलवान, कैसे हम इस दौरे को देखें और क्या वाकई में गलवान के शहीदों को भुलाकर हम आगे बढ़ चुके हैं? चाहे उसमें कर्नल संतोष बाबू सर की बात हो या उनके साथ जो 20 जवान शहीद हुए थे, उनको भुलाकर क्या वाकई में वो वक्त आ गया है कि अब भारत आगे बढ़े चाइना के साथ? देखिए, ये जो विजिट हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, इससे पहले जापान गए थे वो, और जापान के बाद सीधे एससीओ समिट में गए हैं। तो ये सर्कमस्टांशियल विजिट्स हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात या जिस तरह के समीकरण उभर के आ रहे थे वो भारत के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थे। जिस तरह अमेरिका ने दोहरी नीति अपना रखी थी, जिस तरह से भारत के ऊपर उसने इतना टैरिफ थोप रखा था, जिस तरह से भारत को वो मतलब इकोनॉमिकली ब्लॉकेट करने की कोशिश में था, तो भारत के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते थे कि भारत जो दूसरे मार्केट्स हैं या जो दूसरी शक्तियां हैं उनके साथ अपने जो कोलैबोरेशन है या उनकी जो सहयोगिता है उसके साथ भारत जाए। जापान एक हमारा डिपेंडेबल अलाई है, रूस हमारा एक डिपेंडेबल अलाई है। चीन के ऊपर मैं सवालिया निशान लगा के रखता हूं, क्योंकि देखिए, जब जब हमने चीन को पे विश्वास किया है उसने हमेशा हमारे को बैकस्टेप किया है। तो भारत को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया कि गलवान के बाद जो बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे, महावीर चक्र, और बाकी के जो सैनिकों ने शहादत दी थी, भारत को उस शहादत को याद करना चाहिए। और चीन एक ऐसा देश है कि उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के जिस दिन उसके अपने मंसूबे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि चीन भी एक मार्केट की तरफ देख रहा है, चीन एक ऐसा अलाई चाहता है जो अमेरिका के सामने भारत को वो खड़ा कर सके। तो भारत को थोड़ा सा समझ के, संभल के और बिल्कुल विवेकपूर्ण डिसीजन लेने पड़ेंगे। चाइना के साथ उसको अभी भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। जापान और रूस, मैं यकीनन भारत के साथ हूं कि ये दोनों अच्छे अलाई हैं और इनके साथ हमारे और रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। जी, क्योंकि शी जिनपिंग ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और जिस प्रकार से रेड कारपेट प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिछाया गया, तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री का कितने अच्छे से स्वागत हो रहा है। और शी जिनपिंग ने भी कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट अब साथ में डांस करेंगे और ईगल जो है यानी कि अमेरिका, वो देखता रहेगा पेंटागन से बैठकर। लेकिन एक चीज जो मैं तब से सोच रहा हूं कि क्या वाकई में अगर गलवान, माफ करिए, ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च होता है तो हम चाइना की क्या भूमिका देखेंगे? क्या इन मुलाकातों के बाद, क्योंकि इससे पहले विदेश मंत्री एनएसए की तमाम मुलाकातें हुई हैं शी जिनपिंग के साथ, वांगी के साथ, क्या इन मुलाकातों के बाद हम एक दूरी देख पाएंगे चाइना और पाकिस्तान के संबंधों में, या चाइना वैसे ही खड़ा होगा पहले की तरह? और अगर पहले की तरह खड़ा होता है तो फिर इस बातचीत के क्या मायने रह जाएंगे सर? देखिए साहब, चाइना ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के साथ था, जी, रहेगा और उसको हमेशा सपोर्ट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी वाइंड अप नहीं हुआ है। जिस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जिस तरह से अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, जिस तरह से मुनीर भीख मांग रहे हैं अमेरिका से, वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं, वो बलूचिस्तान को ऑलमोस्ट गिरवी रख के अमेरिका को वहां न्योता दे रहे हैं। भारत के लिए ये संकेत काफी है। आप ही के चैनल पे मैंने एक बार बताया था कि जिस तरह से वो अपने जिहादीज को इक्विप कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट का वेपन्स दे रहे हैं, भारत के लिए ये वार्निंग सिग्नल्स काफी हैं। और बहुत मतलब जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह का मिस एडवेंचर दोबारा कर सकता है, तो भारत और चाइना यकीनन पाकिस्तान के साथ रहेगा। और इस बात को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। भारत को अभी चौकन्ना रहने की जरूरत है। जिस तरह का डीप स्टेट
अमेरिका में भारत के खिलाफ काम कर रहा है। भारत को चाहिए कि हमें अपनी 360 डिग्री जो सर्विलेंस है उसको तैयारी करके रखना पड़ेगा, और हमारे जो डिफेंसिव पोस्चर है उसको अग्रेसिव रुख हमें देखना पड़ेगा। जी, लेकिन अगर फिर भारत के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं कि अगर चाइना भी खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के साथ आकर, जो था भी अमेरिका भी खड़ा हो रहा है, वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका, अगर ये वॉर होगा तो मुझे लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो चीजें दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका उकसा रहा है पाकिस्तान को कि आप भारत के साथ उलझिए। तो फिर भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं अगर दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती हैं? रूस कितना आपका साथ दे पाएगा, और मेक इन इंडिया क्या अभी उतना तैयार हो पाया है कि इन महाशक्तियों को मेक इन इंडिया के दम पर टक्कर दी जा सके? सर राजेश, आपने ठीक कहा, मेक इन इंडिया अभी इतना सशक्त नहीं हुआ है कि भारत अपना जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसको स्पीड अप कर सके और इन शक्तियों का मुकाबला कर सके। तो हमें बाहर की जो शक्तियां हैं उन पे उनका सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास जो विकल्प बचते हैं वो है रूस का, लेकिन रूस भी चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। अगर भारत चीन का युद्ध होता है तो या तो रूस न्यूट्रल रहेगा या वो चीन के साथ जाएगा। तो दूसरी शक्ति हमारे पास इजराइल है जो हमारा साथ दे सकता है, और तीसरी है हमें फ्रांस के ऊपर, क्योंकि जितने भी एरियल प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, अगर क्योंकि अमेरिका अपना हाथ खींचता है तो हमें जो 414 इंजन है या हमारी जो एविएशन प्रिपेयर्डनेस है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। तो उसके लिए हमारे पास विकल्प बचता है फ्रांस। तो रशिया, फ्रांस, इजराइल, इन तीनों शक्तियों की तरफ हमें देखना चाहिए। और इंडिजीनियस प्रोडक्शन अभी इस हालत में नहीं है, क्योंकि देखिए जो रिपोर्टें साया होती हैं उनके अंदर हमें थोड़ा बहुत अलाउंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी 60 या 70% स्वदेशीकरण की बात करती हैं। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देखिए, जो इक्विपमेंट हमने लिए थे आकाश को छोड़ के, बाकी सारे जो गन्स भी थी वो भी अमेरिकन थी जो फायर कर रही थी, जो बाकी S-400 था वो भी रशियन इक्विपमेंट था। तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो आकाश यकीनन उसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाकियों को भी हमें उसी म्यार का या उसी स्टैंडर्ड का लाना पड़ेगा, जिससे भारत एक बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो। जी, मेरा कंसर्न दरअसल जीपीएस को लेकर है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम को लेकर है, क्योंकि अगर आपकी मिसाइलों को, आपके ड्रोन्स को अगर अमेरिका जीपीएस देना बंद कर दे, नेविगेशन देना बंद कर दे, फिर ये आपकी मशीनें क्या करेंगी सर? आपके लिए आपको इसका हल तो कोई ढूंढना पड़ेगा। राजेश जी, देखिए विश्व में 4 ऐसी शक्तियां हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है, भारत उनमें से एक है। और आज का जो मतलब युद्ध है वो स्पेस में भी लड़ा जाएगा, और जब भी इस तरह की चीज होगी तो सैटेलाइट्स को पहले नॉक ऑफ किया जाएगा और उसके बाद यू आर एज गुड एज ब्लाइंड। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की नीति है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमें हाइब्रिड मोड में जाना पड़ेगा, और जिस तरह की इक्विपमेंट डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका की तरफ बढ़ती जा रही है उस पर भी हमें लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत को अपना जो होम प्रोडक्शन है उसको अगर हमने युद्ध स्तर पे स्पीड अप नहीं किया, जनरल चौहान सीडीएस साहब ने कहा था कि साहब हमें बोरोड इक्विपमेंट से हम युद्ध नहीं लड़ सकते, और उन्होंने कल परसों एक बड़ी अहम बात कही थी कि अब के युद्ध हैं ये शॉर्ट और इंटेंस युद्ध नहीं होंगे, ये 4 से 5 साल तक लड़ने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और आपने रूस और यूक्रेन वॉर में देख लिया और बाकी के युद्धों में देख लिया, हमास इजराइल का जो युद्ध है वो देख लिया, तीसरे साल में वो एंटर कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत को भी एक लंबी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसमें केवल लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि आपको चीजों को एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। जी, और क्योंकि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने भी एक बात कही थी कि अब युद्ध दूर नहीं है और जितना हम सोच रहे हैं वो उससे पहले हो सकता है। बस एक पॉइंट में